हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता चैनल पे। देखिए, अभी तक जो हमारी स्पेक्ट्रम की कहानी थी वो कहाँ तक पहुंची है। वास्को डिगामा भारत पहुंच चुका है। अब्दुल माजिद उसको अपने साथ कालीकट लेके आ चुका है। वास्को डिगामा ने यहाँ पे ट्रेड को मोनोपोलाइज करने की कोशिश की और वहाँ के लोकल लोगों ने, अरब्स ने, मरक्कर्स ने उसके साथ लड़ाई की, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई पोर्टुगीज आके हमारे ट्रेड के अंदर इंटरफेयर करे। और फिर उसके बाद क्या होता है, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, एक और ट्रेडर जो है भारत के अंदर आया। उसने कैलिकट के अंदर बम्बार्डमेंट की, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई यहाँ पे। इसने अरब्स को मारा, अरब्स ने इनके लोगों को मारा। ये सब चीज़ें हुई। हमने देखा क्या व्यू स्पेक्ट्रम का वास्को डिगामा के आने को लेके क्या सिग्निफिकेंस बताता है, उस सब चीज़ों के बारे में देखा कि कैसे अरब्स और टर्क्स की जो मोनोपोली है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था वास्को डिगामा का भारत में आना। फिर हमने देखा वास्को डिगामा जब वापस जाता है अपने साथ बहुत सारा प्रॉफिट लेके जाता है और 1501 में वो फिर से आता है। और भी बहुत सारे व्यापारी भारत में आ रहे थे। ये सब चीज़ देख के जो पोर्टुगल का किंग है उसको दिक्कत होने लगी। उसने कहा कि ऐसे कैसे साम्राज्य मेरा और लोग जाते हैं भारत में, ईस्ट में, और इतना सारा प्रॉफिट लेके आते हैं और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसने क्या अनाउंस कर दिया कि अब इंडिया के अंदर जितना काम होगा वो सब पोर्टुगल के नाम पे होगा, पोर्टुगल के राजा के नाम पे होगा। आप जो ट्रेड करेंगे पोर्टुगल के राजा के नाम पे करोगे। आपको नेवी चाहिए, आपको मिलिट्री चाहिए, आपको जैसी मदद चाहिए किंग करेगा, लेकिन सारा काम हमारे नाम पे होगा। यानी कि अब भारत के अंदर ट्रेडिंग नहीं, रूलिंग होगी। भारत के अंदर ट्रेडिंग नहीं, रूलिंग होगी, क्योंकि पहले प्राइवेट कंपनीज आ रही है, ऐसा समझना। अब सरकारी पीएसयू बनने वाली है, तो मतलब ये आसपास में किलाबंदी करेंगे, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब कोई ट्रेडर नहीं आएगा, अब गवर्नर और वायसराय इंडिया के अंदर आएंगे। पोर्टुगल के गवर्नर और वायसराय जो ऑफिशियल हैं किंग के, किंग उन्हें भेजेगा। ठीक है, तो कहानी अब यहां से शुरू होती है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये स्पेक्ट्रम का हमारा तीसरा पार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, किसी वजह से मुझे आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके जा रही हूँ। ये थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो सकती है, क्योंकि लगभग अब 3-4 दिन तक वीडियो आपको स्पेक्ट्रम की नहीं मिलेगी। उसके बाद हम फिर से रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कौन है? ये गवर्नर है, ठीक है। ये गवर्नर है, या आप कह सकते हो ये वायसराय है। ये वायसराय है जो पोर्टुगल के किंग ने भारत के अंदर भेजा है। ये व्यक्ति ऑलरेडी भारत के अंदर था। 1503 से ये व्यक्ति ऑलरेडी भारत के अंदर था, लेकिन इसको ऑफिशियल फरमान मिला पोर्टुगल के किंग से कि आज से आप भारत के अंदर हमारे वायसराय की तरह काम करेंगे। ये एक ऑफिशियल की तरह भारत आता है। 1505 से लेके 1509 तक इसका सिस्टम, इसका जो राज है वो यहाँ पे एज अ वायसराय चलेगा। अब इसने क्या किया, इसको क्या काम दिया किंग ने कि देखो भैया, ट्रेडर बहुत गए हैं, हमको क्या करना है, हमको भारत के अंदर खुद का एक्सपेंशन करना है। आप एक्सपेंड करो भारत के कोस्ट को, आप एक्सपेंड करो, आपको अरेबियन सी के अंदर अपना दबदबा बिठाना है, आपको इंडियन ओशियन के ऊपर पूरा कब्जा करना है, आपको अरब्स जो लोग आ रहे थे इजिप्ट से, या जो ओटोमन एम्पायर के लोग, टर्की लोग भारत के साथ व्यापार करने आ रहे थे वेस्ट से, उन लोगों का रास्ता रोकना है और अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करनी है, और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ आपको रुख करना है। तो अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को यह पता है कि मुझे अगर दिल्ली पहुंचना है, और देखना यहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दिल्ली के अंदर। मैं पहले बेस बता दूं, फिर बताऊंगी कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस लिखी हुई है वो क्यों लिखी हुई है। अब दिल्ली के अंदर इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है वो खत्म होने वाली है, ठीक है। अब इसको पता है कि अगर हम लैंड के रास्ते से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारी बीच में हॉस्टिलिटी मिल सकती है। तो ये क्या करता है, ये सी के रास्ते से जाता है, ये समुद्र के रास्ते से जाता है। इसने सूरत के ऊपर फोकस किया, इसने यहां पास में ही भरूच के ऊपर फोकस किया। सूरत और भरूच दो ऐसे स्थान थे, दो ऐसे प्लेस थे भारत में जहां पे ऑलरेडी यूरोपियंस व्यापार करते थे, या अरब मर्चेंट्स भी जहां पे बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। तो इन्होंने सोचा किसी ना किसी तरीके से मैं गल्फ ऑफ कैम्बे के थ्रू, गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू गुजरात पहुंच जाऊं और फिर गुजरात से मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो इस तरीके से अल्मीडा जो है अपनी प्लानिंग बनाता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि जो ये पोर्टुगीज लोग आ रहे थे, ये क्या वजह थी कि ये एक्सपैंड कर सके भारत के अंदर।
इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब भी किसी देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो बाहर के लोग तो आसानी से कब्जा कर ही लेंगे। और पोर्चुगीज के अगर पीक की हम बात करें कि किस समय पोर्चुगीज सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो समय था 1505 से लेके 1540। ऑफिशियल्स को भेजा गया किंग के द्वारा भारत के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए। रीजन क्या थे इस एक्सपेंशन के? इस दौरान इसको समझना, इस दौरान भारत के अंदर क्या हो रहा था। भारत के अंदर कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहां पे आपका विजयनगर एम्पायर, यहां पे आपका विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। 1529 के अंदर, 1529 में जो यहाँ के एक पावरफुल राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, उनकी डेथ हो जाती है और ये विजयनगर एम्पायर जो है वो टूटने लग जाता है। विजयनगर एम्पायर के चारों तरफ एक और सल्तनत है जिसका नाम था बहमनी सल्तनत। क्या नाम है? बहमनी सल्तनत। इस बहमनी सल्तनत से को टूटने के बाद यहां से 5 दक्कनी सुल्तान अपना कब्जा साउथ के ऊपर कब्जाने के लिए करते हैं। ये कौन थे? कुतुब शाही, आदिल शाही, ठीक है। इस तरीके से ये शाही अपने पीछे लगाते थे, निजाम शाही, मोहम्मद शाही। तो ये 5 दक्कनी सुल्तान थे जो इस बहमनी एरिया जो विजयनगर के चारों तरफ था, बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद ये 5 दक्कनी सुल्तान इस एरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए फोकस कर रहे हैं। ये दक्कनी सुल्तान विजयनगर पे क्यों अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं? क्योंकि विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा दोआब पे लगता है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो दक्कनी सुल्तान चाहते हैं कि हम विजयनगर को हथिया लें, और यहाँ पे कृष्णदेव राय जो है उनकी डेथ हो जाती है, यानी इस एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। फिर आप देखोगे दिल्ली में जो लोधी डायनेस्टी चल रही थी 1526 में, बाबर के साथ पानीपत के लड़ाई में इनकी डेथ हो जाती है, लोधी हार जाते हैं। गुजरात के जो रूलर हैं, यहाँ पे जो गुजरात के लोकल रूलर थे, वो अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर ही बिजी हैं, वो अपने इंटरनल मैटर्स के अंदर ही बिजी हैं, ठीक है। मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक पोर्टुगीज को रोकने वाला कोई नहीं है, सब अपने ही अपने में बिजी हैं। तो ये वजह थी कि क्यों ये लोग एक्सपेंड कर सके। पोर्टुगीज ने सी रूट का सहारा लिया नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, क्योंकि लैंड रूट पे बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटीज मिल सकती थी। इन्होंने जो अल्मीडा है, उन्होंने अरेबियन सी को कैप्चर करा, इन्होंने अरब्स के रास्तों को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। एडन को, जो गल्फ ऑफ एडन आप देखते हो, ऑर्मुज को, ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और मलक्का स्ट्रेट जो है, इनको बैरिकेड कर दिया। अब देखना ये कितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। देखो ये रेड सी है, ठीक है, स्वेज कैनाल से होते हुए ये रेड सी है। यहाँ पे इंडियन ओशियन के अंदर आने के लिए ये गल्फ ऑफ एडन के थ्रू अरब लोग आ सकते थे व्यापार करने। यहाँ पे अल्मीडा ने बैरिकेडिंग कर दी, बैरिकेड्स लगा दिए यहाँ पे अल्मीडा ने। दूसरा रास्ता क्या था, वो इस तरफ से आ सकते थे, यानी कि ऊपर पर्शिया वाले रास्ते से आ सकते थे। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वो इंडियन ओशियन के अंदर एंट्री करते थे, एशिया से कनेक्शन बिठाते थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी क्या किया इन्होंने, यानी अल्मीडा ने बैरिकेड लगा दिए, ये रास्ता भी अरब्स के लिए बंद कर दिया। फिर क्या किया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो इस तरफ से भारत के अंदर जाने का रास्ता है, एशिया के साथ व्यापार बनाने का रास्ता है, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अल्मीडा क्या कर रहा है, पूरा अरब्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये कामयाब भी हुआ। लेकिन अभी जो ये रास्ते रोकेगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली नहीं रोक पाया है। इसके बाद जो वायसराय आएगा वो इसको स्ट्रोंगली रोक पाएगा। इन्होंने कार्डजे सिस्टम लगा दिया। कार्डजे सिस्टम ही इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी का हिस्सा है। ब्लू वाटर पॉलिसी अभी हम आगे स्पेक्ट्रम के अंदर देखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इन्होंने क्या किया, इस पूरे ओशियन के अंदर अपना कब्जा करके, ये कह दिया कि इस इंडियन ओशियन के अंदर जो भी शिप आएंगे, जो भी बोट्स आएंगी, उनको हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा। इन्होंने किराया लेना शुरू कर दिया, एक पास देंगे हम आपको, और फिर उसके बाद उस पास के जरिए आप आगे जाओगे। इसको कहते हैं कार्डजे सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमने अल्मीडा के बारे में अभी तक देखा। स्पेक्ट्रम क्या कहती है इसको देखो। पोर्टुगल के राजा ने 1505 में 3 साल के लिए उसको यहाँ पे भेज दिया था, ठीक है, और इसको ये कहा कि आपको पोर्चुगीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आपको क्या करना है, कंसोलिडेट करनी है पोर्चुगीज की पोजीशन। अभी सिर्फ छोटे छोटे व्यापारी जा रहे हैं, आपको पोर्चुगीज को कंसोलिडेट करना है और मुस्लिम ट्रेडर्स को सीज करना है, उनके सभी रास्ते, और उनको बर्बाद करना है।
एडन को, ऑर्मुज को, मलक्का को, जो मैंने आपको अभी बताया, इन पोजीशंस को सीज कर दिया अल्मीडा ने। उसको एडवाइस किया गया कि आप अंजादीवा के अंदर एक फोर्ट्रेस बनाए, यानी कि किलाबंदी कर दो, कोचीन के अंदर एक किलाबंदी कर दो, कनानूर के अंदर एक किलाबंदी कर दो, और किलवा के अंदर एक किलाबंदी कर दो। किलाबंदी क्या होता है आप ऐसे समझना, वेयर हाउस बना के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खींच देते हैं, जिससे उनका एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाता है, एक ऑफिशियल प्लेस की तरह, फिर वो वहां पे काम करते हैं, उन्हीं के लोग वहां पे होंगे। अब इनकी लोकेशन देखो आप कहाँ है, अंजादीवा कहाँ है, जैसे कि ये हमारा इंडिया का अगर मैं मैप कहूं तो यहाँ पे मैंगलोर के पास ये एक द्वीप है अंजादीवा। कहा कि यहाँ पे आप कब्जा करो, अरेबियन सी के अंदर हमारी पैठ बढ़ेगी। फिर कोचीन को देखो कहाँ पे है कोचीन, इसको देखना गाइस, यहाँ पे मैप में कोचीन, यहाँ पे फोर्ट बनाना शुरू कर दिया कोचीन के अंदर, ठीक है। कनानौर के अंदर फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। ये एडेंस और ऑर्मुज को बैरिकेड कर दिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बैरिकेड कर दिया। और ये किलवा कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इन्होंने क्या सोचा था पोर्टुगीज ने कि हम साउथ अफ्रीका के अंदर भी अपना कब्जा करके और दोनों तरफ से अरब वालों को पीटेंगे, ऊपर से यूरोप और नीचे से साउथ अफ्रीका, दोनों जगह अपना कॉलोनाइजेशन करेंगे और फिर इनको पीटेंगे। तो थोड़ी थोड़ी किलाबंदी अब साउथ अफ्रीका के अंदर भी शुरू कर रहे हैं ये। तो किलवा के अंदर इन्होंने अपना एक फोर्ट बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ये अल्मीडा है ये एक्सपैंड करता जा रहा है। अब जैसे ही ये एक्सपैंड करेगा तो ऑब्वियस है भारत के अंदर जो इजिप्ट लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। अब इजिप्ट के अंदर मामलुक सुल्तान बैठे हैं, इजिप्ट के किंग को मामलुक कहा जाता है। जैसे आप देखोगे जो हमारी दिल्ली सल्तनत है उसकी भी पहली मामलुक डायनेस्टी ही कहलाई जाती है, इजिप्ट से आए थे वो लोग भी। तो इजिप्ट के अंदर जो मामलुक सुल्तान बैठे हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई। साउथ के अंदर जो जैमोरिन किंग बैठा है उनको ये चीज समझ नहीं आई, बोले क्या कर रहे हैं ये, अल्मीडा अभी आया है और आके हमारा सारी चीज कब्जाने लगा है। उधर से जो वेनाइस लोग थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट वीडियो में, वेनाइस और इटली के लोग, उनको समस्या होने लगी। क्यों समस्या होने लगी इसको समझना, क्योंकि जो इटली के लोग थे या मैं कहूं जो वेनाइस के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग मिडलमैन का काम करते थे, ये लोग मिडलमैन का काम करते थे। एशिया से सामान लाते थे, मिडलमैन थे, बीच में सामान खाते थे, और यूरोप के अंदर केवल यही वो शक्तियां थी, यूरोपियन शक्तियां, जो अपना सामान बेच पाती थी। अब वेनाइस से पहले कौन आ गए, अरब लोग इन लोगों को सामान बेचते थे और ये लोग अपना कमीशन रख के यूरोप में सामान बेच रहे थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इटली वालों ने पोर्टुगीज को इसलिए भेजा था कि इन अरब के लोगों को हटाएं, हम आपकी मदद करेंगे, और जिससे हमारा जो कमीशन अरब लोग खाते थे, हमारा जो काम कम हो गया था वो काम हम बढ़ा सकेंगे और अरब्स की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पोर्टुगीज क्या कर रहे हैं, इटली के बारे में, वेनाइस के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये तो डायरेक्ट एशिया से व्यापार करने लगे और सारा प्रॉफिट खुद कमाने लगे। यानी अब वेनाइस के लोग, इटली के लोग परेशान हैं, कह रहे पोर्टुगीज तो बड़ा इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी जो कॉमर्स थी, हमारा जो प्रॉफिटेबल कॉमर्स था, सारा लेके बैठ गए। तो इन्होंने भी क्या किया, पोर्टुगीज के इंटरफेरेंस की वजह से ये भी पोर्टुगीज के अगेंस्ट हो गए। इजिप्ट के लोग भी इसके अगेंस्ट हो गए। उधर से ओटोमन अंपायर के लोग, जो टर्की सुल्तान होते थे, वो भी इजिप्ट के, इनके पोर्टुगीज के अगेंस्ट हो गए हैं। तो इधर से और कौन लोग इसके अगेंस्ट हो गए हैं, जो इधर ये लोग, मैंने आपको क्या कहा, गुजरात के अंदर जाने की सोच रहे हैं। गुजरात के अंदर ये अल्मीडा जैसे ही जाने की सोचता है, गुजरात के अंदर अल्मीडा जाने की सोचता है, तो गुजरात के लोकल रूलर, समझ तो आ ही गया था कि पोर्टुगीज बहुत बड़ा बेस फैलाने आए हैं। गुजरात के रूलर ने अपनी आर्मी भेज दी अल्मीडा से लड़ने के लिए। और इस आर्मी का सपोर्ट किसने किया, इस आर्मी का सपोर्ट किसने किया, एक तो जैमोरिन ने, जो साउथ के अंदर राजा बैठा है, इजिप्ट के सुल्तान ने, इजिप्ट के मामलुक ने, सुल्तान ने, जो टर्की सुल्तान था, टर्क लोगों ने, वेनाइस लोगों ने, इटली के लोगों ने, ये सब लोग अब एक इकट्ठा हो गए। ये सब लोग इकट्ठा हो गए। और कौन इकट्ठा हो गए, मुजफ्फर शाही, जो दक्कनी सुल्तान थे, वो लोग भी अब गुजरात का साथ दे रहे हैं कि आर्मी भेज रहे हो आप, हम आपके साथ हैं पोर्टुगीज से लड़ने के लिए। 1507 में ये लड़ाई चोल के अंदर होती है। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ ड्यू भी कहते हैं, या फर्स्ट बैटल ऑफ चोल के नाम से ये फेमस है, बस फर्स्ट बैटल ऑफ चोल।
जिस समय अल्मीडा अपनी आर्मी को गुजरात की आर्मी से लड़ने के लिए भेजता है, तो यहाँ पे चोल के अंदर लड़ाई होती है बहुत भयंकर, और उस चोल की लड़ाई के अंदर अल्मीडा के सन की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम था लोरेंजो इसके अंदर मर जाता है, जो अल्मीडा का पुत्र था। अब अल्मीडा बहुत गुस्से में है, बेटा मारा गया, अब वो लेगा बदला, वो अवेंज लेगा। अगले साल 1508 में फिर से लड़ाई होती है, सेकेंड बैटल ऑफ चोल होती है, और इसको असली बैटल ऑफ ड्यू कहते हैं। इसके अंदर ये जितनी ऑपोजिशन की पार्टी है, वेनाइस के लोग, इजिप्ट के लोग, सुल्तान के लोग, टर्क के लोग, जैमोरिन, इटली, ये सब एक तरफ, और इस तरफ अल्मीडा की नेवी एक तरफ। अल्मीडा इन सबको हराता है, और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को, यानी कार्डजे सिस्टम को, जो मैंने अभी आपको बताया, इंडियन ओशियन के अंदर अपना दबदबा बनाता है, अरेबियन सी के अंदर अपना दबदबा बनाता है, और इसका समय 1509 के अंदर पूरा हो जाता है, और ये वापस पोर्टुगीज के अंदर चला जाता है। अब यहां पे अल्मीडा ने अपनी दबंगी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा एक्सपैंड कर नहीं सका। एक तो उसको इमोशनल दुख, और दूसरा इतने सारी फोर्स उनके अगेंस्ट है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सका। तो ये बात मैंने आपको अल्मीडा के बारे में बताई। अब इसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकरीक आएगा। इसकी कहानी हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। यहां तक आप वीडियो देखना। एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, साथ साथ स्पेक्ट्रम को पढ़ते रहना। साथ साथ स्पेक्ट्रम को पढ़ते रहोगे ना, अब दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसे दिखेगा कि पिक्चर सामने पिक्चराइज हो रही है और हमारे सामने ये युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो को लेंदी रख रही हूं, लेकिन मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ दिया, ताकि आप लोग एक एक हेडिंग को, स्पेक्ट्रम की एक एक हेडिंग को कनेक्ट कर सको। ठीक है गाइस, तो अब अगला आएगा अल्फोंसो डी अल्बुकरीक। ये क्या करेगा और क्यों इसको रियल फाउंडर कहते हैं, ये कहानी अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।